जी डॉक्टर साहब, पीटीआई के एक वफ्द ने मुलाकात की चीफ जस्टिस साहब से। पहले हमने देखा हुकूमत के वफ्द ने की, फिर पीटीआई के वफ्द ने की। आप उस वफ्द का हिस्सा थे। इस पूरी मुलाकात को में क्या बातें हुई और क्या मुतालबात जो है वो आप लोग ने रखे, और इसको आप ओवरऑल एक पॉजिटिव या न्यूट्रल मुलाकात कहेंगे? थैंक यू आपको भी और क्लासा साहब को भी। पहली बात यह है कि मुलाकात के लिए उमर अयूब को राब्ता किया था चीफ जस्टिस साहब ने, और उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट और आप साथ बैठें। वो उससे हमने एग्री नहीं किया, और फिर गवर्नमेंट ने पहले मुलाकात की और हमने दूसरी मुलाकात की। दूसरी मुलाकात में जो 3 मेन इश्यूज थे जिनके ऊपर डिस्कशन हुई। सबसे पहला इशू ये था कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के हवाले से जो इम्तियाजी सलूक हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और अब आप देख लें इन दिनों भी फॉर्म 47 वज़ीर आज़म जलसे कर रहा है, हमें जलसे करने की इजाजत नहीं है, और घर के अंदर भी इज्तिमा भी करने की इजाजत नहीं है। वो थी जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक राइट है पॉलिटिकल पार्टी का, उसके हवाले से बात हुई। दूसरा ये था कि जो इमरान खान के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है, जो जेल मैनुअल में लिखी हुई चीजें हैं उन तक भी उनकी रसाई नहीं होती। उनमें शामिल था जो बच्चों से टेलीफोन करना और अपना मेडिकल डॉक्टर अपना मेडिकल अपनी मर्जी का या अपनी जो उनको पहले से लिखता है उसका, और इससे रिलेटेड चीजें थी। तीसरा ये था कि जो उन्होंने हमें एक 10 नुकाती एजेंडा भेजा था जी। और कुछ गुफ्तगू फिर चाय भी हुई, और उस गुफ्तगू में भी और पहले भी मैंने ये जो आपने जमानतों वाली बात की है उनके हवाले से मैंने बात की। और दूसरा ये कि शहबाज शरीफ ने जाके कोर्ट में ये वादा किया था कि अब लोगों को घरों से नहीं उठाया जाएगा, और उनका अपना जो रिजॉल्व था वो उन्होंने जो बयान किया उसके 3 हिस्से थे, और उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा था वो ये था कि जो वो रास्ता निकालना चाहते हैं कि जो गुमशुदा अफराद है वो बराबर हों और बरामद हो के वो घरों को आए, और मजीद अफराद जो है वो गुमशुदगी की तरफ ना, यानी जिनको एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस कहते हैं, वो खत्म की जाए। और वो एक जो चाह रहे थे उसके बारे हमने उनको अपना जुबानी बताया, और फिर उनसे ये तय हुआ कि हम उनको लिख के अपना मौक़िफ़, जो लॉ रिफॉर्म्स हैं वो एक बड़ा इशू होता है जी। और क्लासा साहब जानते हैं जब मैं लॉ मिनिस्टर था तो ये भी तकरीबन डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे, इसलिए इनको पता है कि कितना मुश्किल काम है, और खास तौर पे जो इस तरह की हंग पार्लियामेंट हो और मांगे तांगे की हो उसमें तो और मुश्किल होता है। और फिर मैंने उनको एक रास्ता बताया कि कुछ काम ऐसे हैं जो आप आर्टिकल 189 के नीचे कोई चीज लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डायरेक्टिव जारी आप कर सकते हैं। उसके ऊपर 2014 की एक जजमेंट है, मैंने भी उसका भी हवाला दिया चीफ जस्टिस साहब को। ये वो गुफ्तगू का रन डाउन था जो मैंने आपको 1 मिनट में बता दिया। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताएगा इसमें ऐसा लगता है कि अब जो 28 तारीख को केसेस फिक्स किए गए, पूरा दिन जो है वो शायद पीटीआई के लिए जो है वो वक्फ कर दिया गया है। इंतखाबी धांधली की दरख्वास्त और 9 मई को जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त, ये दोनों आईनी बेंच जो है वो सुनेगा। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने भी जो है वो इस बात पर एग्री किया है कि जो बेल मैटर्स हैं वो भी जो है वो वहाँ पे सुने जाएंगे। लेकिन ये आईनी बेंच हो या चीफ जस्टिस साहब हो, ये दोनों जो हैं वो उस 26वीं तरमीम का नतीजा है, जिस 26वीं तरमीम को पीटीआई नहीं मानती है। फिर भी आपको इंसाफ की उम्मीद है? देखिए, ये 2 अलग-अलग बातें हैं। एक बात तो ये है कि गवर्नमेंट की पूरी ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से हम लड़ जाएं अदलिया के साथ, और वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। इससे पहले मैं रऊफ साहब आपको बताना चाहता हूं, बेशक आपके लिए ये खबर हो कि पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा चीफ जस्टिस नहीं है जिसने चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकात नहीं की। वो सारे मिलते रहते हैं, लेकिन इन्होंने ओपन एक मुलाकात की। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपने वो गुड टू सी वाले दौर से लेके कि एक आदमी की गवर्नमेंट निकाल रहे हैं, उसके लिए शहबाज को बुला के खड़ा कर लिया, आप कोर्ट में थे, और दूसरी तरफ बिलावल को भी खड़ा कर लिया, और मैं चीखता रह गया कि इमरान खान को भी बुला रहे। वो कहते हैं नहीं जी, और उनसे बातें ही हो रही थी, आप गवर्नमेंट चला लेंगे, इत्तेहाद आपका कैसा चलेगा। ये वो दौर था एक जो हमने ताजा देखा था। और उसके बाद वो दौर आया जिसमें चीफ जस्टिस ये भी कहते थे कि मैं आपकी दरखास्त लगाऊं या ना लगाऊं, मेरी मर्जी। तो ये एक इस एतबार से एक अच्छी बात है कि कम से कम एक ऐसा फोरम है जहां बैठ के
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुल्क की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, पार्लियामेंट्री पार्टी और मोस्ट पॉपुलर पार्टी है, उसको ये मौका मिला कि वो अपने जो ग्रीवेंसेज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रीवेंसेज है, और कोई नहीं है, हमें कोई ना डील चाहिए ना रियायत मांगी ना मांगेंगे, तो वो हमने उनके सामने रखे। इस एतबार से ये एक नई तर्ज की मुलाकात थी, विच आई पर्सनली स्पीकिंग ये एक अच्छा है, और जो ग्रीवेंस है वो दूर करने के लिए एक ही जगह है जिसकी तरफ लोग देख सकते हैं। बाकी तो पार्टी बने हुए हैं सारे इदारे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या कोई और पार्टी हो या बलूचिस्तान के जो गुमशुदा अफराद हैं उनके घर वाले, वो जाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे। इज द लास्ट आर्बिटर इन द कंट्री। ठीक ठीक जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच सर, आपने मैं ज्वाइन किया। सर एक तो ये ज़रा प्लीज़ बताइएगा कि मुलाकात जो हुई है ये अगर पीटीआई की रिक्वेस्ट पे हुई है या चीफ जस्टिस साहब ने रिक्वेस्ट की थी आपकी पार्टी से कि आप लोग आएँ अपने जो ग्रीवेंसेज हैं वो शेयर करें, नंबर 1 से। दूसरा मुझे आपकी गुफ्तगू से लग रहा है उनकी मुलाकात के बाद कि बड़ी हद तक आप उनसे मुतमिन होकर आप ये वापस हैं, हालांकि मैं आपको जानता हूँ, बड़ा हमारा पुराना आपसे तल्लुक़ है, आप इतने जल्दी मुतमिन होने वाले बंदे हैं नहीं, लेकिन आपकी गुफ्तगू से मुझे इंप्रेशन मिल रहा है, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप उनसे मिलकर बड़ी हद तक मुतमईन हुए हैं सर। देखिए, पहली बात यह है कि ये उनका अपना इनिशिएटिव था, राइट सर, और ये किसी पार्टी का यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उनको नहीं कहा गया कि आप हमें बुलाएं जी। उन्होंने खुद ये इनिशिएटिव लिया था, और वो चाहते हैं कि एक स्टेलमेट आया हुआ है, 10 नुकात हैं, वो किसी वक्त मैं आपको भेजूंगा, आपसे शेयर करूंगा, जिनके ऊपर वो लॉ रिफॉर्म्स चाहते हैं। उनमें से 2 बड़े जिनके ऊपर मैंने उनको मशवरा दिया वो मैं आपको बता देता हूँ जी। एक ये है कि मैंने चीफ जस्टिस साहब को कहा कि 2 किस्म के गुमशुदा अफराद हैं, लापता अफराद हैं, एक वो है जो लापता हो चुके हैं, दूसरे वो है जो होने वाले हैं, उनको तो रोका जाए। और उसके लिए मैंने शहबाज शरीफ का जो वादा है अदालत में, जो उसने कभी नहीं पूरा किया कि लोगों को घरों से नहीं उठाया जाएगा। उसके बाद फिर गौहर ने पूरी लिस्ट वो बताई कि कौन से लीडर, कारकुन और दूसरे जो बलूचिस्तान से लोग वहां हैं उनका हमारी पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं था, वो भी हमने उठाए। फिर मैंने उनको मिसाल दी कि आपको याद है इंटर्नमेंट सेंटर बनाए गए थे, 8-8 हजार बंदा एक सेंटर में बंद किया हुआ था, तो उसको भी हमने जब हम आए थे तो हमने निकाला था आके उन लोगों को भी, और उसके लिए रास्ता निकाला था। रास्ता दूसरा, वो जो फैमिली केसेस हैं उनके बारे में भी वो खासे कंसर्न थे, इसलिए कि फैमिली केसेस में या बच्चा होता है या माँ होती है या एक टूटा हुआ खानदान होता है या एक बिखरी हुई फैमिली होती है। और फिर साथ ही वो जो टैक्सेशन के मामले में, यानी एक उनका पूरा था जो उन्होंने हमें भेजा था, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, उसका जवाब हम देंगे। अब आपके इत्मीनान की बात सर, मैं इसको कहता हूं कि एक ओपनिंग ठीक होनी चाहिए, वो ठीक है, लेकिन इत्मीनान उस दिन होगा जिस दिन इमरान खान को इंसाफ मिलेगा, जिस दिन एजाज चौधरी को, आपके जो दोस्त हैं और मेरे भी दोस्त रहे हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब, वो पूरा सेशन गुजर गया है और पूरे हाउस ने ये सेंस दिया कि आप उनको पेश करें और प्रोडक्शन ऑर्डर जारी, उन्होंने बड़ी आपको भी कहानियां सुनाई हुई हैं, औरों को मेरे समेत सुनाई हुई हैं, जब बीबी के दौर में भी शहीद थे उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे, लेकिन ये गवर्नमेंट डटी हुई है कि हम प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं देंगे, तो गालिबन वो भी एक पहलू था, ये भी हमने उनके सामने रेज किया। और जो प्रोडक्शन ऑर्डर है सेंस ऑफ द हाउस में, ये लीगल मामला था खालिस्तान। जावेद हाशमी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1979 में कि कोई सीट खाली नहीं रखी जा सकती। फिर ये बाद में आके मोहम्मद खान जुनेजो केस में रीइटरेट किया गया ये उसूल के इलेक्शन चुके आ गए, अगरचे हुकूमत गलत टूटी है लेकिन इलेक्शन को रोक के हम लोगों की जो नुमाइंदगी है उससे महरूम नहीं की। यानी पंजाब का एक सेनेटर है, पंजाब को 2.5 साल से महरूम कर दिया गया है, 2 साल से महरूम कर दिया गया कि वो सेनेटर नहीं आ सकता जी। अब उनका इलाज हो रहा है, उनको बहुत शदीद किस्म के, उनके बेटे ने मुझे बताया था, उनको मैं उनकी मेडिकल कंडीशन जो है वो कार्डियोलॉजी की वो मैं बता नहीं सकता यहाँ, लेकिन शदीद तरीन जो हो सकता है वो उनका इलाज हो रहा है, इसके बावजूद उनको आने की इजाजत नहीं। इस तरह के जो इश्यूज थे वो हमने छेड़े हैं। और उनका रिस्पांस क्या था सर चीफ जस्टिस साहब का, जो आपने बड़े अहम इश्यूज उठाए हैं, उन्होंने खुद आपको इनवाइट किया जैसे आप बता रहे हैं, तो क्या रिस्पांस उनका क्या था कि वो इन चीज़ों पर को एड्रेस करेंगे, केसेस की हियरिंग होगी, फिक्स किया जाएगा, और कोई इंसाफ की जो बात आप कर रहे हैं, आपको उम्मीद है कि इंसाफ हो सकेगा? अगर फैसले आपके खिलाफ आ गए या अदालतों से या वहाँ से एनी बेंच से या अदरवाइज, तो फिर आप बैक टू स्क्वायर वन, फिर वही कहेंगे नहीं जनाब कि देखें हमारे साथ हाथ हो गया और हमें बुला के फिर हमारे ये चीफ को और बाकी लोगों को जस्टिस नहीं मिला? सर
अच्छा, ये दो बातें हैं। मैं इस सवाल का जवाब मैं देने से पहले आपने जो दूसरी बात की है मैं उसकी तरफ जाता हूँ। आपने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, वो दूसरा मेरा जवाब सुन लीजिए सर। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हायरार्की का एक हिस्सा है और 26वीं तरमीम के जरिए उन्होंने कुछ लोगों को उस बेंच में से, जो हुकूमत समझती थी कि हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चल सकेंगे या कोई चल सकेगा, ये तय नहीं है कि कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा। ये तय हो जाएगा जिस दिन फैसला आएगा जो सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल वाला, कि ये जो काम उन्होंने किया 26वीं आईनी तरमीम का, इसका गवर्नमेंट को फायदा हुआ या किसी और इदारे को फायदा हुआ या नुकसान हुआ, क्या हुआ, या लोगों से इंसाफ हुआ। इसलिए कि शेख लियाकत अली के केस में पहले एक लार्जर बेंच कह चुका है कि मिलिट्री ट्रायल हो ही नहीं सकता। आज एक कमेंट था, जस्टिस मंदुखेल साहब बड़े लायक आदमी हैं, उनका कमेंट था कि अगर हम समझ जाएं कि मिलिट्री क्या कोर्ट है या ट्रायल है तो इससे आधा मसला खत्म हो जाएगा। तो मैं रऊफ क्लासरा के और आपके शो के जरिए से और न्यू टेलीविजन के जरिए से रबिया, मैं ये उनको बताना चाहता हूं कि ये तो तयशुदा बात है। कोर्ट जो है वो आर्टिकल, इसका जवाब देना चाहिए, वकला देंगे यकीनन। आर्टिकल 175 जहां से जुडिकेचर शुरू होती है, उसमें लिखा हुआ है कि अदालत का मतलब ये है वो अदालत जो कानून के मुताबिक आइन के नीचे बनाई जाएगी, और उसकी 3 सतहें लिखी हुई हैं। एक सुप्रीम कोर्ट है, एक हाई कोर्ट्स है, और ऑल अदर कोर्ट्स जिनको कोर्ट माना जाएगा कानून के मुताबिक। मिलिट्री हो गई, वापडा हो गया, पार्लियामेंट हो गई, ये अदालत थोड़ी है। पार्लियामेंट की तौहीन होती है तो क्या वो अदालत लगा लेंगे? कल स्पीकर साहब कहेंगे कि मैं किसी को सजाए मौत दूंगा तो इन्हें पार्लियामेंट में, तो फिर पहली सजाए मौत तो यूसुफ रजा गिलानी साहब फिर किसी को देंगे ना, इसलिए कि उनका हुक्म नहीं माना जा रहा। सर आपने गिलानी साहब की बात की, मैं सॉरी बात काट रहा हूँ, अभी आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट किया सर। आपने कहा कि वो मेरे दोस्त, आपने अपना कहा कि मतलब बाबर मान साहब ने कि मेरे दोस्त रहे हैं, मेरा कहा है कि हैं। आप तो जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो वो तो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर तो वो थे, वो चीज़ें मैंने करीब से देखी हो, लेकिन पावर तो आप यूज़ कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की उन 3-4 सालों में जब पीपल्स पार्टी दौर था, वो 2008 से लेकर 2012-13 तक। और प्लस क्या हुआ फिर, कोई गिलानी साहब से दोस्ती नहीं रही? आपने मतलब ये कहा है कि मेरे दोस्त रहे हैं, तो अब दोस्ती नहीं है, तल्लो खत्म हो गया सर? व्हाट वेंट रॉन्ग सर? मैं नहीं कहता। जिस दिन उनके खिलाफ फैसला आ रहा था ना जी, तो उस दिन उन्होंने सुबह सवेरे, मैं वाज गेटिंग रेडी फॉर द सुप्रीम कोर्ट, मैं अपने किसी केस के लिए जा रहा था, तो मुझे आपकी बहन ने फोन पकड़ाया आके और मुझे कहा कि ये इस पे YRG लिखा हुआ आ रहा है, उनका नाम है, तो आप फोन ले लें जी। मैंने वो फोन लिया तो उन्होंने मुझे जो फोन किया वो बड़ा दिलचस्प हमारी गुफ्तगू हुई सर। तो मैंने कहा कि आपका फोन आपके अलावा कौन सुन रहा है? उन्होंने कहा कोई नहीं। तो मैंने कहा ये कोई नहीं, जितने बैठे हुए ना इनकी डिग्रियां चेक करवाएं, आपके साथ तो ये जा रहे हैं, लेकिन इन सब की डिग्रियों में शेरवानियां पड़ी हुई हैं। अच्छा, इस पे बहुत बड़ा क्या लगा पीछे से, जो कोई नहीं थे वो हंस पड़े। और उसमें से एक मेरे दोस्त है, मैं उनका नाम नहीं दे रहा, मसलतन वकील है, तो वो भी बैठे हुए थे। एतजाज हसन साहब की बात तो नहीं हो रही सर? एतजाज हसन नहीं थे, एतजाज हसन नहीं थे। अच्छा, दूसरे खोसा साहब हो सकते हैं सर? नहीं, छोड़ देना सर, हम कसौटी तो खेलेंगे सर आपके साथ, अब नाम नहीं बताएंगे। चले मैं बताऊंगा नहीं। अच्छा, राइट सर। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि तू सानू खराब कर देता है गल करके, तो मुझे उन्होंने फिर वो बाहर निकले वहां से, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं स्ट्रेटेजी क्या रखूं आज। तो मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई थी वो स्ट्रेटेजी उन्होंने नहीं मानी। मैंने कहा आप खुद खड़े हो और आप टाइम मांगे, और इसलिए कि जो हर नया सूरज आता है वो नई एनर्जी लेकर आता है। कल वाली एनर्जी, कल सुबह वाला सूरज वो नहीं होगा। साइंस भी कहती है और जो जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उनमें भी एक नया दिन आता है। तो इसलिए ये उनसे मेरी बात हुई थी। तो वो जो इख्तियारात की तकसीम होती है उसमें जो वजीर होते हैं उनका हक है कि किसी जगह अगर कोई ट्रांसग्रेस करने की कोशिश करे तो वो ना कहें। अच्छा सर, अभी बात आपने की गुड टू सी का लफ्ज़ आपने यूज़ किया। आपके मुखालफिन ये कहते हैं सर कि आप लोगों को जो चीफ जस्टिस है, मतलब आपसे मुराद है PTI की बात कर रहा हूँ सर, कि उनको कहते हैं उनको साकिब निसार साहब जैसे जज अच्छे लगते हैं, उनको गुड टू सी वाले उमर अताब बंदयाल साहब अच्छे लगते हैं,
अदरवाइज काजी फैज़ ईसा साहब आ जाएं या मौजूदा चीफ जस्टिस साहब आ जाएं तो वो अच्छे नहीं लगते। आप लोग जो तलाश कर रहे हैं, साकिब निसार साहब तलाश कर रहे हैं, उमर अताब बंदियाल साहब तलाश कर रहे हैं, वो नहीं मिलते तो फिर आप अदालतों से नाराज़ हो जाते हैं। सर इज़ इट ट्रू ये असेसमेंट जो आपके मुखालफिन की है? सर हम पागल हैं कि हम उन जिन दोनों का आप नाम ले रहे हैं उनको तलाश करें? पहले तो ये साकिब निसार साहब को लाया कौन था? लॉ सेक्रेटरी बनाया नवाज शरीफ ने। जज किसने बनाया था? नवाज शरीफ ने। जो सुप्रीम कोर्ट में वो आए थे, वो मैं तब लॉ मिनिस्टर था, मेरे साथ झगड़ा भी किया उस वक्त के चीफ जस्टिस ने, इसके बावजूद हम लाए क्योंकि मेरिट उनका बनता था। और वो शरीफ खानदान के हक में एक किताब लिखने वाले मरहूम चीफ जस्टिस को लाना चाह रहे थे, इस पे मैं डटा। ख्वाजा शरीफ साहब आ जाइए, दूसरे जो चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने जिनका आप कहते हैं, उन्होंने तो असेंबली के हाथ बांधे, गवर्नमेंट के पांव बांधे, हमारे मुंह बांधे और उसके बाद उन्होंने रिजीम चेंज करवाई। उन्होंने क्या इंसाफ किया था? सर उन्होंने खान साहब को जब गिरफ्तार किया गया था 9 मई वाला, सर उन्होंने उनको बुलवा के रिमांड पे, इट वाज अनप्रेसिडेंटेड के कोई बंदा रिमांड पे और फिजिकल रिमांड पे, आप तो खुद माशाल्लाह इतने बड़े वकील हैं सर, और क्रिमिनल लॉ आपसे तो बेहतर कोई समझते नहीं है। रिमांड से सुप्रीम कोर्ट ने सीधा मंगवाया उनको, वहां से उन्होंने केस खत्म करके या बेल आउट करके प्रोटोकॉल के साथ उन्होंने वहां पे लाहौर जमान पार्क आईजी को हुक्म दिया कि छोड़ कर रहे हैं। सर ये इससे ज्यादा बड़ी बेचारे उमर अताब बंदियाल साहब क्या फेवर कर सकते थे? ये तो चले गए एक्शन साहब। जी सर देखें, उन्होंने तो पता नहीं किसको बचाया है, इसलिए कि वरना पर्चा होता। पर्चा क्या ना होता? आपको पता है कि जब नकाब पोश कोई भी हो, वो सफेद मंडासा बांध के चला जाए, सर से टोपी बांध के चला जाए, कि मुंह के ऊपर उसका नकाब हो या उसका हैट पड़ा हुआ हो, और वो किसी को हाई कोर्ट के अंदर से अगवा करे तो हाई कोर्ट को पर्चा कराना पड़ेगा या नहीं कराना पड़ेगा? उस इलाके का एसएचओ पर्चा करेगा या नहीं करेगा? उस इलाके का आईजी करेगा या नहीं करेगा? मैं थोड़ी गुस्ताखी कर रहा हूं, आपकी बात काट रहा हूं सर, मैं थोड़ी बात काट रहा हूं सर। आपने कहा कि एसएचओ पे वो पर्चा करेगा। जब इमरान खान साहब पे हमला हुआ था सर, मैं दूसरा जवाब दे लूं ना? मैं सर आता हूं सर, आप इसी का जवाब देते जाइए प्लीज, आप नहीं देना सर। आई एम सॉरी, मैंने आपको पहले टोका सर। जब वजीराबाद में खान साहब पे हमला हुआ था, पंजाब में ये खान साहब की अपनी हुकूमत थी सर, उनका वजीर आला बैठा हुआ था, परवेज इलाही साहब थे। अगर वो अपनी हुकूमत होते हुए, अपना वजीर आला होते हुए एसएचओ से पर्चा नहीं करवा सके थे, तो आपका ख्याल उनकी गिरफ्तारी में पर्चा हो सकता? अपनी हुकूमत थी सर, ये परवेज इलाही साहब का दौर है सर। मेरा ख्याल आज तक शायद पर्चा नहीं हुआ सर, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, या बाद में लूला लंगड़ा हुआ होगा। चले राउत साहब सर, एप्लीकेशन मौजूद है और क्रिमिनल लॉ में पर्चा करने के लिए कोई लॉ ऑफ लिमिटेशन नहीं है, डॉक्ट्राइन ऑफ लिमिटेशन नहीं लगती कानून के मुताबिक। पर्चा होना ही होगा। एक दूसरी जो बात मैं कहना चाहता हूं आपसे, वो आपने कहा था कि कोई और मिसाल नहीं है। मैं आपको उससे पहले की एक मिसाल देता हूं, ताजा मिसाल जी। वो ताजा मिसाल थी, शहबाज शरीफ नैब के रिमांड पे था, उसको प्रोडक्शन ऑर्डर जनरल बाजवा ने प्रोवाइड करवाया, और वो प्रोडक्शन ऑर्डर के जरिए से लेके आए, और अगले दिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की कुर्सी पे शहबाज शरीफ और नैब नीचे मुलजम जी। तो ये जो इमरान खान का था, ये तो मेरे स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, क्योंकि उससे पहले भी ये जो कुछ हुआ था, उससे पहले भी आपको याद होगा कि एक वाकया हुआ था जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है। तो वो मैं सुबह सवेरे जब मुझे कोई इत्तला मिली तो मैंने इमरान से भी बात की, और उसके बाद में शिवली फराज को साथ लेकर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की छत पे आप लोगों ने, न्यूज स्मिथ साहब ने कवर किया था, हम गए तो वहां देयर वाज अ सेटअप। उसकी वजह से फिर गाड़ी नहीं हमने अंदर आने दी, और गाड़ी को कोर्ट में सिर्फ मैं था, बाकी कोई वकीलों में से पहुंच नहीं सका था। और ये जो असल इशू है, मैं अब उसकी तरफ आता हूं, वो ये है कि पाकिस्तान में कब तक इदारे, आप देख लेना जी, कोई इदारा ऐसा है जो ऑप्टिमाइज्ड हो, लोगों की औकात के मुताबिक वो चल रहा हो, या जो उसका मैंडेट है उसके मुताबिक कौम को डिलीवर कर रहा हो। कोई एक इदारा अगर आपके इल्म है या मेरे इल्म है या रबिया के इल्म है, तो आइए कौम को बताते हैं वो कौन सा इदारा नहीं है। जो रही सही बरकत डाली गई है, अब जो क्रिकेट में वो कल नतीजा आपके सामने आ गया, शहबाज शरीफ ने मुंह पे हाथ मार के, जिस तरह पहले कि जी मैं वहां यहाँ टांगूंगा, इस जगह मैं पेट फाड़ूंगा, इस जगह मैं घसीटूंगा, उसी तरह कहा कि इंडिया को मैंने पीछे ना छोड़ा। तो मेरे ख्याल में दरवाजा खुला हुआ था इंसाफ का, कुदरती इंसाफ का। उन्होंने कहा जी एल है, एक और है, तुम्हारा सच फिर दोबारा हमने पकड़ा दिया। तो इसलिए इदारे हमारे हैं। जो आपने कहा ना कि 26वीं आईनी तरमीम, आप बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो किसी के बाप का नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट तो आपका भी है, इसलिए कि
पीटीवी आप देखें ना देखें, आप वहां पे टैक्स देते हैं और वकील आप हो ना हो, आपके टैक्स से ही जो अकाउंट नंबर 1 से पैसे मिलते हैं वो मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, बाकी जिनको हम देते हैं सबको पैसे। लास्टली बताइएगा, हामिद खान साहब वकीलों की एजिटेशन चला रहे हैं चीफ जस्टिस के खिलाफ, मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ, 26वीं तरमीम के खिलाफ। आप लोगों का डेलीगेशन उन्हीं चीफ जस्टिस साहब से मिलकर आता है। ये मतलब आई एम एट लॉस टू अंडरस्टैंड कि ये क्या चीज़ है कि आप मतलब एक ग्रुप खिलाफ है, दूसरा ग्रुप से मुलाकातें कर रहा है, बल्कि मुतमिन होकर आ रहा है कि हमारे एड्रेस होंगे, केसेस लगेंगे। ये स्ट्रेटजी है या कोई राइवलरी है सर विद इन द पीटीआई? सर देखिए, राइवलरी तो आई डोंट सी कोई इस तरह की कोई राइवलरी। मैं तो राइवलरी पे यकीन नहीं रखता, आपको पता ही है। सीधा सीधा अपने काम से काम रखता हूं, इसलिए मैं, और दूसरा मैं वकला की पॉलिटिक्स में नहीं हूं। अगरचे तकरीबन हर साल पिंडी और इस्लामाबाद में हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट मेरे चैम्बर से होते हैं, इस दफा भी हैं सैयद वाजिद अली गिलानी मेरे शागिर्द हैं। लेकिन ये जो आपने कहा, ये दो अलग-अलग बातें। एक पॉलिटिकल पार्टी है, दूसरा उस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखने वाले वकला हैं। मेरा ताल्लुक एक ग्रुप से है जिनका आपने इसमें ग्रामी लिया, वो दूसरे ग्रुप से हैं और दोनों ग्रुप इस बात पे मुतमईन हैं और मुत्तफिक हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। अब जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके हवाले से बार एसोसिएशन तहरीक चला रही है, पॉलिटिकल पार्टीज अभी उसमें शामिल नहीं हुई। सर जाते जाते वो जवाब देते जाइएगा कि गिलानी साहब से दोस्ती कैसे टूटी? आपने जो कहा है कि मेरे रहे हैं दोस्त, आपने जवाब नहीं दिया सर। नहीं, मेरी तरफ से कभी नहीं टूटी, मेरी तरफ से कभी नहीं टूटी। मैंने कहा कि आखिरी दिन भी उन्होंने मुझसे मशवरा मांगा और मैंने मशवरा पूरी जानदारी से मैंने वो दिया। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसी तरह के बहुत सारे और मुकदमात होते हैं। चलें सर, इस पे आपसे तफसील से डॉक्टर साहब इस पे तफसील से गप मारेंगे, फिर आपको किसी दिन फिर रिक्वेस्ट करेंगे सर। ये नीड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव ये डिस्कशन, ये बड़ा अहम टॉपिक है। सर जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे दिल्ली की खातून वजीर आला जो है वो मुंतखब हुई हैं, इस पर हम तफसीलन बात करेंगे दिल्ली से जर्नलिस्ट रोहिणी सिंह के साथ। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।